नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 19 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जून माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है डाउनलोड और परचेज के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, उसी के साथ में दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के सभी संपूर्ण करंट अफेयर्स का मासिक पीडीएफ पत्रिका उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास में वो है, हाल ही में 18 जुलाई को गूगल ने कादम्बिनी गांगुली का गूगल डूडल जारी किया। कादम्बिनी गांगुली को याद किया जाता है भारत की पहली स्नातक के तौर पर, भारत की पहली शिक्षित डॉक्टर बनने वाली पहली महिला के तौर पर। डूडल को बेंगलुरु के कलाकार ओड्रीजा ने चित्रित किया है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन सत्य हैं। और चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कादम्बिनी गांगुली के बारे में। तो दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली स्नातक व पहली प्रशिक्षित महिला डॉक्टर हैं। गूगल डूडल ने रविवार 18 जुलाई को भारत में चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली को उनके 160वें जन्मदिन पर याद किया। डूडल को बेंगलुरु के कलाकार ओड्रीजा ने चित्रित किया है। 18 जुलाई 1861 को भागलपुर, ब्रिटिश भारत, अब बांग्लादेश में जन्मी गांगुली महिला मुक्ति के लिए एक मुखर कार्यकर्ता, एक डॉक्टर और एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके पिता भारत के पहले महिला अधिकार संगठन के सह-संस्थापक ने गांगुली को स्कूल तब भेजा जब भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा असामान्य थी। 1883 में गांगुली और उनके साथी चंद्रमुखी बसुइन भारतीय इतिहास में स्नातक करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 1886 में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। एक बार फिर भारतीय शिक्षित डॉक्टर बनने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रच दिया। यूनाइटेड किंगडम में काम करने और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने स्त्री रोग में विशेषज्ञता के साथ 3 अतिरिक्त डॉक्टरेट प्रमाण पत्र प्राप्त किए और 1990 के दशक में अपनी निजी प्रैक्टिस खोलने के लिए भारत लौट आई। गांगुली के जीवन पर आधारित 2020 की प्रथमा कादम्बिनी बायोग्राफी टेलीविजन सीरीज ने एक नई पीढ़ी को उनके प्रेरणादायक कहानी बताकर उनकी विरासत को फिर से जीवंत कर दिया। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए किस मंत्रालय ने उमंग ऐप को जारी किया है? गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और दोस्तों, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में लोगों तक गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन ले जाने की शुरुआत की है। मेटी ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके मुताबिक अब उमंग ऐप में मैप की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। उमंग ऐप में आए इस बदलाव से लोगों को कितना फायदा होगा, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब लोग आसानी से अपने आसपास के एरिया में सरकारी सुविधाएं जैसे कि मंडी, ब्लड बैंक और अस्पताल से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही लोग शहर के साथ साथ ग्राम स्तर के नक्शों को भी देख सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग उमंग ऐप के जरिए पा सकेंगे। उमंग मोबाइल ऐप भारत सरकार की न सिर्फ सबसे सुरक्षित और सिंगल बल्कि मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी लैंग्वेज और मल्टी सर्विसेज मोबाइल ऐप है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आज के समय में अश्विनी वैष्णव हैं, साथ में रेल मंत्री भी। और बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मॉन्क फ्रूट की खेती किस भारतीय राज्य में पहली बार शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात में? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में मॉन्क फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। मॉन्क फ्रूट की खेती पहली बार हिमाचल में होगी। यह फ्रूट अत्यधिक मीठा होता है। मॉन्क फ्रूट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बौद्ध भिक्षुओं ने खोजा था। यह मूल रूप से चीन का फल है। पहली बार इसे हिमाचल प्रदेश में उगाने की योजना बनाई जा रही है। हींग के लिए पहली बार खेती का प्रयास भी हिमाचल में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली पार्ट टैक्सी सेवा कहां से कहां तक चलेगी? दिल्ली से लखनऊ तक, ग्रेटर नोएडा से नोएडा सेक्टर 62 तक, नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक, राजीव चौक से विश्वविद्यालय तक? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक।
तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है पार्ट टैक्सी और इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देश की पहली पार्ट टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही यह ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को देखते हुए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के बीच चलेगा ड्राइवरलेस पार्ट टैक्सी के लिए फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी में पेश कर दिया है। यीडा के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि इस डीपीआर को अब यीडा बोर्ड के सामने रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसको सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे हाल ही में मनाया गया 16 जुलाई को, 17 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को या फिर उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 17 जुलाई को। तो दोस्तों वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 17 जुलाई को मनाया गया और इसके बारे में चलिए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। संसार में आज वैश्विक व्यवस्था ग्लोबल सिस्टम का बहुत महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक लेन देन, सांस्कृतिक और सूचना आदान प्रदान इतना ज़्यादा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की ज़रूरत को खारिज नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया में अपराध का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इसके लिए अब व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्याय यानी कि इंटरनेशनल जस्टिस व्यवस्था की ज़रूरत है। इसीलिए युद्ध के अपराधियों के शिकार लोगों, देशों के बीच किसी तरह के विवाद, मानवता के खिलाफ अपराधों आदि के लिए हर साल विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। अब इसी के साथ में चलिए दोस्तों यहाँ पे 17 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। 17 जुलाई 1988 को दुनिया के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर समझौता किया था। इसे रोम स्टेट्यूट कहा जाता है। आज दुनिया के 139 देश इस समझौते का हिस्सा बन चुके हैं। आईसीसी का न्याय अधिकार क्षेत्र बहुत गंभीर किस्म के अपराधों के लिए है और यह देशों के राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की जगह नहीं लेता। यह तभी दखल देता जब कोई देश किसी जांच को नहीं कर सकता या नहीं करता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास वर्क है। वीडियो को आप लोग पॉज करिए और जुलाई महीने के सभी दिवस के नाम क्रम से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्लास वर्क है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए 1.3 अरब डॉलर का समझौता किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए नेपाल के साथ ये समझौता किया गया है। और आइए इसके बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। हाल ही में नेपाल के पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत की प्रमुख जल विद्युत सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र में भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी मेगा परियोजना है। इस संबंध में नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2017 के लागत अनुमानों के आधार पर यह नेपाल का सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है, जिसे पूर्वी नेपाल के शंखु, वासभा और भोजपुर जिलों के बीच विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना 1.04 बिलियन डॉलर की 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी मेगा परियोजना है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के सुखवा सभा जिले में अरुण नदी पर है। नेपाल समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना का निर्माण भी 30 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ड ऑन ऑपरेट तथा ट्रांसफर मॉडल के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा पैनल फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया है? चीन, भारत, सिंगापुर या जापान? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी सिंगापुर में इसका उद्घाटन किया गया है और ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। और दोस्तों यहाँ पे चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं। राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। सिंगापुर वास्तव में अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। साल 2025 तक सिंगापुर की योजना देश की ऊर्जा संबंधी
ज़रूरतों को 2% सोलर एनर्जी के ज़रिए पूरा करना चाहता है। इसके साथ ही 2030 तक सिंगापुर अपने देश की ऊर्जा ज़रूरतों को 3% सोलर एनर्जी के ज़रिए पूरा करना चाहता है। और दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या गुजरात? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। और दोस्तों हरेला का एक अर्थ हरियाली से भी है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी किसान इसे सावन में मनाते हैं। किसान इसे बुआई का शुभ दिन मानते हुए इस पर्व को मनाते हैं। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम को किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या नागालैंड? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी केरल ने इसकी शुरुआत की है। और दोस्तों चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मातृ कवचम अभियान केरल ने शुरुआत की है इसकी। महामारी से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए केरल सरकार ने मातृ कवचम अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाएं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने वार्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि आशा कार्यकर्ता सभी गर्भवती महिलाओं को अपने क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर्ड करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य स्तर पर विशेष दिनों में गर्भवती महिलाओं के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। वीना जॉर्ज के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद भी इन महिलाओं के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर इन महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए ताकि ये महिलाएं यहां आने वाली अन्य महिलाओं के संपर्क में न आने पाएं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेक माई मैप, फेसबुक? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी गूगल के साथ समझौता किया गया है। और दोस्तों इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने बसों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए गूगल ऐप्स के साथ सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को जोड़ दिया है। इससे अब गूगल मैप्स पर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल सकेगी। यात्रियों को गूगल प्लेटफॉर्म पर बसों के मार्ग, सभी बस स्टॉप, आगमन और प्रस्थान का समय रियल टाइम नजर आएगा। यहाँ तक कि बस नंबरों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। दावा है कि इससे बस स्टॉप पर भीड़ कम होगी। यह सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध है और यात्री गूगल सेटिंग में या डिवाइस की भाषा सेटिंग में भी भाषा बदल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि हमारा कल का प्रश्न था। यूरो कप 2021 का विजेता देश है इटली। दोस्तों इसका सही जवाब है। और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है। 23 जुलाई 2021 टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले मोहम्मद यूनुस किस देश के निवासी हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या भारत? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारा आज का करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से आप हमको सर्च करके टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मासिक PDF डाउनलोड करना है करंट अफेयर्स का संपूर्ण मासिक PDF तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।